नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है 12वीं में आने वाले या 12वीं परीक्षा में पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे जो आपके गैस पेपर में भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो IUCN है ना, IUCN जो है जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत बार पूछा भी गया है कि IUCN का पूरा नाम बताएं, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और इनका जो हिंदी होता है ना, वो होता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी कि एक ऐसी संस्था जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। यानी कि आपका IUCN जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिनकी स्थापना जो हुई थी ना 1948 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने क्या किया कि प्रकृति में जो पाए जाने वाले जीव है ना, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके संरक्षण के लिए जिन्होंने कुछ नियम कानून बनाए, इन्होंने जो अपना जो है डाटा बनाया कि कौन कौन से जो है जीव, कौन कौन से पौधे जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो उन्होंने उसको कलेक्ट करा ताकि हम लोग अलग अलग स्पेसिफिक जगहों के बारे में जान सके कि कौन से जो है जीवों की संख्या कम है और किस तरह से जो है वो उस क्षेत्र में संकटग्रस्त स्थानों में रखे गए हैं। तो आपका जो लाल सूची है ना, यहाँ पर जो दिया गया लाल सूची, यानी कि एक ऐसा डाटा जो कैसा है, जो लाल लिखा हुआ रेड डाटा। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी आपके प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें पाए जाने वाले या उसमें जो है आपके ऐसे जीव जो जिनकी संख्या कम होती हैं, या नहीं तो वह विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर है, या नहीं तो उसको जो है ना हम लोग अधिक से अधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इन सारे जातियों की, इन सारी प्रजातियों की जो सूचना होती है ना, वह एक किताब में अंकित रहती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं, यानी हिंदी भाषा में कहें तो लाल किताब के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो लाल सूची होता है यानी जो रेड डाटा बुक होता है ना, वह जो है पब्लिश करा गया था 1964 ईस्वी में पब्लिश करा गया था। किसके द्वारा भाई, तो IUCN के द्वारा किया गया था, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिनकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और वह जो है ऐसे चीज़ों की जानकारी देता है जो हमारे, चाहे कोई राज्य हो, कोई आवास हो, चाहे वो देश हो, वहाँ पर कौन कौन से जीव जो हैं, चाहे विलुप्त प्राणी हो या जिसकी कम संख्या हो, संकटग्रस्त प्रजातियां हो, उनके बारे में सूचना देती हैं, उपलब्ध कराती हैं। और इन सारे डाटा को एक किताब में रखा जाता है, बुक्स में अंकित करा जाता है डाटा के फॉर्म्स में। उसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं, जो पब्लिश करा गया था 1964 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोग लाल सूची को जो है ना इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं किस तरह से किसी देश, राज्य या आवासों में, यानी कि जो आपका हैबिटेट है, में पाए जाने वाले पौधे तथा जंतुओं की वैसी प्रजातियां। देखिए क्या कहा जा रहा है, पौधे और जंतुओं की वैसी प्रजाति जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती हैं, है ना। और विलुप्त प्राणी जो अभी फिलहाल जो है इस क्षेत्रों में नहीं है, संकटग्रस्त प्रजातियां की सूचना एक पुस्तक में अंकित करी जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। तो हम लोग इसको अच्छे से और समझ सकते हैं कि एक ऐसी किताब है भाई जिसमें जो है ना वैसे पौधों की सूचना रखी जाती हैं, वैसे जंतुओं का डाटा रखा जाता है जिसकी संख्या कम है,
जो संकटग्रस्त की श्रेणी में रखे जाते हैं और जो विलुप्त हो चुके हैं। तो अगर ये सूचना जिस किताब में रहती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल किताब कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए कि लाल किताब जो होता है ना, ये आपके जो है, जो आपके लाल सूची जिसको हम लोग कहते हैं, तो लाल किताब जो है यह पब्लिश कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। अब आइए देखते हैं कि इनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। तो हम लोगों ने सीखा कि लाल सूची जो है, यानी कि लाल जो आपका किताब है, रेड डाटा जो बुक है, वह ऐसे पौधों तथा जीवों की सूचना रखता है जो कम संख्या में है, जो क्षतिग्रस्त है, जो विलुप्त हो गया है। तो इससे हम लोग को लाभ क्या है ना, तो पहला हम लोग करते हैं संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए, यानी कि जो मनुष्य प्रजाति जो है अपने सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक स्रोतों का, प्राकृतिक संसाधनों का सदियों से दोहन करता आ रहा है। लेकिन हम लोगों की जैसे मनोदशा बदलती हैं, वैसे वैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है भाई कि हमारे पर्यावरण में हमारे प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर कमी आ जाती है। अगर कमी आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्राकृतिक असंतुलित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रकृति असंतुलित हो जाएगा। तो सबों का, सभी पेड़ पौधे का प्राकृतिक संतुलन के लिए मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सभी जीवों की अलग अलग महत्ता होती है हमारे पर्यावरण में। अगर ये ना रहें तो ये जीवों पर भी जो है, दूसरे जीवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त कि आज हम लोगों ने जो है जंगल से लेना शुरू किया, फल फूल सब्जी कंदमूल हो गए, जीवों के प्रोडक्ट्स हो गए। ऐसा हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों की आज की जो वर्तमान जनसंख्या है, उसका जो दबाव पड़ता है हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, पुराने समय में हम लोग जंगलों से, जंगलीय स्रोतों से लेते आ रहे हैं। लेकिन मानव की बढ़ती जनसंख्या जो हमारी है, उसका प्रभाव हम लोगों पर सीधा दिखता है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, हमारे प्राकृतिक सुख सुविधाओं पर, हमारे जंतु पर, हमारे पौधों पर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उन सबों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं। तो इसी में समस्याएं आ जाती हैं कि वे पौधे या उस जंतुओं को जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने लगते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों में बहुत सारे ऐसे डेकोरेटेड पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक मोर के पंखों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मोर भाई हमको जो है क्या कर देना है, हमको आपके पंखों की ज़रूरत है, वो हम लोगों को देंगे नहीं ना देंगे। तो इसीलिए हम लोग उनके पंखों के लिए उनको मार देते हैं। तो समझिए भाई, हम लोगों का जो है, यानी भारतीय पक्षी मोर है, लेकिन हम लोगों का जो है देखिए कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए मोर तक को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, उनके पंखों के लिए हम लोग उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो इस तरह से मानव का स्वभाव होता जा रहा है, जो प्रकृति के लिए नुकसानदेह है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए, अच्छे से अच्छे और सीमित इस्तेमाल कर सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठा सके। यानी कि सीधे सीधे हम लोग ऐसे कहें कि जो आने वाले पीढ़ी हैं, आने वाले जो जनरेशन्स हैं, उन सारे प्राकृतिक संसाधनों से भी सुख सुविधा ले सके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे समाज में इसके प्रति जागरूकता होगी, जो आपके जैव विविधता से हैं और उसका महत्व जो होता है, अलग अलग प्रकार के जो हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो वेराइटीज़ है, वेरिएबिलिटीज़ है, अगर वो रहेंगे तो फिर तो हम लोगों को सारा चीज़ मिल पाएगा। तो इनका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे के सारे जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो फिर महत्ता नहीं बच पाएगी। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं, जो अलग अलग प्रकार के मेडिसिन देते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्पाद देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोगों के पर्यावरण में
सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु का रहना बहुत ज़रूरी है। अतः हम लोग पर्यावरण में मौजूद जैव विविधता को नष्ट नहीं करेंगे और ये हमारे वर्तमान पीढ़ी को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में अंधाधुंध प्रयोग किया और वो भी हम लोग अगर अनियमितता खोएंगी तो आने वाली जो पीढ़ी होंगी, आने वाले जो हम लोग के जनरेशन्स होंगे, वह जो है ना उस पौधों के लिए, वह जंतुओं के उत्पाद के लिए भी तरसेगी, है ना। तो जैसे कि हम लोग के बाघ जो होते हैं वो आजकल के जो है कुछ ही पिंजरों में बचे हैं, है ना। दिन दूनी रात चौगुनी उसकी संख्या घटती जा रही हैं और इसी वजह से हम लोग के जो है सरकार इस पर काम भी कर रही है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट्स है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट्स है। इस तरह से जानवरों पर जो है उन्होंने जो है उनका संरक्षण करना शुरू कर दिया है ताकि जो है उनकी जनसंख्या बरकरार रह सके, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रह सके, संतुलित बना रह सके। इसीलिए हम लोगों में जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। आइए दूसरा देखते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और उसको हनन से बचाना। अगर हम लोगों को पता चल गया कि इस क्षेत्र में इसकी कम संख्या होती जा रही है और वजह पता चल जाएगा तो हम लोग उसको उस क्षतिग्रस्त होने से, उसे संकटग्रस्त होने से, विलुप्त होने से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को खुद जागरूक होना होगा, तब जाकर के हम लोग जैव विविधता या उनकी प्रजातियों को बचा सकते हैं, जिससे पर्यावरण हम लोगों का स्वस्थ रहेगा, प्रकृति बैलेंस रहेगी। जैव विविधता के ह्रास की लिखित सूचना तैयार करना, जो हम लोग का रेड डाटा बुक है वो क्या करता है, जो हमारे प्रदेश हैं, जो हमारे राज्य है, आवास है, वो क्या करते हैं, जो लिखित सूचना उपलब्ध कराता है। तो अगर रेड डाटा बुक अगर एक बार देख लिया जाए तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पर किस प्रकार की प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं और कौन सी विलुप्त हो गई है, और उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, संरक्षण कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलित रह सके। बात तो वही है, अगर आप जीवों को बचाएंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, तब जाकर के हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उन जीवों को देख पाएगी, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को प्रकृति का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग एक स्वच्छ प्रकृति सौंप सके। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है अगला सवाल कि जंतु प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। यानी कि जो आपके प्रजनन होते हैं, जो जंतुओं में होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो आपके एनिमल्स ब्रीडिंग्स होते हैं उसका मेन टारगेट क्या होता है। तो जंतु प्रजनन के जो प्रमुख उद्देश्य हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जंतु वृद्धि दर की उत्पाद में सुधार, यानी कि जो जंतु होता है उनकी वृद्धि दर में सुधार हम लोग कर सकते हैं। अगला है उनसे अधिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दूध हो गए, मांस हो गए, अंडे हो गए, ऊन हो गए, इनका उत्पाद हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हम लोग सदियों से जो जीवों को हम लोग पाल रहे हैं ताकि हम लोग उनसे अधिक से उत्पाद प्राप्त कर सके, चाहे आपके वो दूध हो, और दूध जो होता है वह प्राथमिक आहार माना जाता है और यह आपके गाय से, भैंस से इत्यादियों से जो है लिए जाते हैं। अगर हम लोग जीवों का सेवा सत्कार नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा नहीं, मिलने वाला है। उसके बाद है मांस के लिए, अगर किसी भी जीवों के मांस के उत्पादन के लिए हम लोग पाल रहे हैं, जैसे मुर्गियों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, आपके जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं उसको हम लोग पालते हैं, उनके मांस के लिए पालते हैं। अंडे के लिए जो है बतख हो गए, आपके मुर्गी हो गए, ऊन के लिए भेड़ को पाला जाता है। तो इसीलिए ताकि जो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो सके। उत्पादक जो होता है उसका जीवन काल वृद्धि के लिए, ताकि लंबे समय तक वो जी सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिल सके। विभिन्न रोगों के लिए प्रतिरोधकता, यानी कि एक ऐसा जो है जीव उत्पन्न करें जो रोगों से लड़ सकता है, यानी कि वो क्या होंगे, स्वच्छ पैदा होंगे। अगला है खच्चर की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो भाई, होता क्या है कि जब कभी भी जो है ना किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो अपने साथी को खच्चर बोल देता है ना, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं भाई। तो होता क्या है कि हम लोगों के सिलेबस में भी ये दिया। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं एक नए टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सवाल है खच्चर की उत्पत्ति
कैसे होती हैं। होता क्या है कि अगर दो दोस्त आपस में लड़ाई करते हैं या किसी बात पर उलझ जाते हैं तो बोलता है भाई खच्चर है, तू खच्चर है, तू खच्चर है ना, ऐसे करके बोलता है। तो देखिए खच्चर जो होता है ना एक बहुत ही जो है, और ये आपके जो हैं, तो खच्चर क्या होता है आपके जो अंतरा स्पीशीज संकरण का एक प्रतिफल होता है। यानी कि जब दो जीव आपस में क्रॉस करते हैं तब क्या बनाते हैं, एक खच्चर यानी एक प्रकार का एनिमल्स बनाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि खच्चर की उत्पत्ति कैसे होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि खच्चर है तू खच्चर है, ऐसे करके बोलता है। तो खच्चर का जो ओरिजिनेशंस होता है ना, जो खच्चर की उत्पत्ति होती हैं, वो एक प्रकार के जो है अंतरा स्पीशीज संकरण होता है। यानी कि ये क्रॉस ब्रीडिंग्स के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और ये दो जीवों का जो है ना, जो अंतराजातीय संबंध होता है उसके परिणाम स्वरूप बनते हैं। और याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि खच्चर जो होता है ना किन किन जो है जंतुओं के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी उत्पाद होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये मादा घोरी और आपके नर गधे जो होते हैं ना, ये आपस में जब संयोग करेंगे, मेटिंग करेंगे, तो खच्चर का उत्पन्न होता है, यानी खच्चर पैदा होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा खच्चर कोई आम वर्ड नहीं है, ये आपके संकरण होते हैं, जो कैसे हैं, अंतरा स्पेसिफिक संकरण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मादा घोरी और नर गधे जब आपस में संयोग करते हैं तो खच्चर का जन्म होते हैं। और ये खच्चर जो होते हैं ना, ये दोनों ही स्पीशीज की तुलना में अधिक प्रतिबल दमदार होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा खच्चर कोई जो है आपका एक जीव से बना जीव नहीं होता है, वो अंतरा स्पीशीज होता है और वो क्रॉस ब्रीडिंग्स के द्वारा आता है और मादा घोरी और नर गधे के परिणाम स्वरूप बनता है, जो आपके मादा घोरी और नर गधे से शक्तिशाली होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, दमदार होते हैं। और खच्चर जो है ना कठिन से कठिन मार्गों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों होते हैं वहां पर आसानी से ढुलाई करने का काम कर सकते हैं, इसीलिए मनुष्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो ध्यान में रखिएगा खच्चर जो होता है वह क्या होता है, अंतराजातीय संकरण का एक प्रतिफल होता है, जिसमें आपके जो हैं मादा घोरी हैं यानी कि आपके मेयर्स हैं, और डंकी यानी कि मेल जो होते हैं गधे, इन दोनों का जो है अंतर्जातीय संकरण क्या बनाता है, खच्चर बनाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि IUCN के लाल सूची के क्या लाभ है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी एक संस्था है, जिनकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने एक सूचना बनाई जिसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं, और वह पब्लिश किया गया 1964 ईस्वी में। और इस किताब में सूचना लिखी गई थी कि जो है कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर कम संख्या में हैं, विलुप्त हो गई हैं या संकटग्रस्त श्रेणियों में रखे हैं। तो इन सारी सूचना का जो डाटा होता है वह एक लाल किताब यानी रेड डाटा बुक में अंकित रहता है। अब इनके हम लोगों ने लाभ देखे कि ये जो है आपके अगर जागरूक नहीं होंगे हमारे समाज, हमारे जो है देश, तो हम लोगों के जैव विविधता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना और उसे प्रोटेक्शन देना, साथ साथ जैव विविधता के ह्रास को लिखित सूचना तैयार करना यानी कि डाटा में तैयार करना, और वैसे जीवों पर ध्यान देना जो आपके पर्यावरण जो है संतुलित बना रह सके, और हम लोग जो हैं क्या कर सके, इस पृथ्वी पर अच्छे से रह सके। क्योंकि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अब क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए यानी कि खाने के लिए आपके भोजन हैं, रहने के लिए आपके आवास हैं, और पहनने के लिए कपड़े हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि यहाँ पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन है। अतः हम लोग इस पृथ्वी पर आसानी से रह रहे हैं, बड़े मज़े से रह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों ने आगे की ओर बढ़ना शुरू किया,
जैसे जैसे हम लोगों ने विकास की ओर कदम रखा, हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया। होता क्या है, हम लोग का प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए जो है इसका प्रभाव हमारे साथ साथ जो है अन्य सारे जीव जंतुओं पर पड़ता है। तो इसीलिए पर्यावरण का जो है संरक्षण हम लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप जिस घर में रहिएगा अगर वहीं आग लगाइएगा तो फिर रहेंगे हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग कैसे रहेंगे, है ना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर हम लोग जिस नाव पर बैठे हैं, दो अलग अलग सिरे पर, अगर कोई बंदा ऐसा सोच रहा है कि मेरे नाव के तरफ ना छेद हैं, मेरे तरफ में तो नहीं है ना, तो हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग एक उचित पर्यावरण सौंप सके। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति इतनी बदल चुकी हैं, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग नाव पर सवार हैं और नाव के एक सिरे और दूसरे सिरे, तो इस नाव वाले के जो है ना नीचे मांग के अंदर जो है एक छोटा सा छेद है और उन छेद को वह इग्नोर कर रहा है। चलो भाई मेरे इधर है, लेकिन ये बंदा जो इस साइड बैठा हुआ है ये सोचता है मेरे इधर तो छेद नहीं है ना, हम तो मज़े मज़े में हैं। लेकिन जब पूरी तरह से नाव भर जाता है तो नाव में जो बैठे जितने सारे व्यक्ति हैं उन सबों पर खतरा है ना। तो इसीलिए हमारे प्रकृति में जहाँ भी किसी भी प्रकार की समस्याएँ हैं, जैसे वो चाहे गैस का रिसाव हो, प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो, तो इससे हमारे पृथ्वी को समों को नुकसान पहुंचेगा। अतः हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी प्रकृति की रक्षा कर सके, ताकि आने वाले समय में हम और हमारा जो समाज होगा, हमारा जो पीढ़ी आएगा, आने वाला जनरेशन्स, वो अच्छे से रह सके। वरना आप अभी वर्तमान समय में देख ही रहे हैं मनुष्य के कारनामे, है ना। तो हम लोगों को प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को साथ साथ वर्तमान पीढ़ी को ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु उपलब्ध करा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।